हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने रिएक्ट जेएस के लेक्चर नंबर 4 में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे वीट के प्रोजेक्ट को सेटअप करें। हालांकि ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, बट मैंने सोचा कि क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो एक सेटअप के ऊपर हो और उसी के साथ साथ उसमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है उसको हम लोग इन डेप्थ समझें। हर एक छोटे छोटे फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि आपकी आगे आने वाली जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। इसलिए ये स्टेप बहुत ही नेसेसरी स्टेप होता है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शॉर्ट एंड क्लियर वीडियो रखने वाला हूँ इस चीज़ को, क्योंकि इसमें हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 को। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेटअप देखा था, तो वहां मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैं चीज़ों को वापस से उसको रिवीजन भी करवाऊंगा। देखो, हम लोग इसमें वीट का यूज़ करने जा रहे हैं। तो अब वीट हम लोग ने उस दिन बात की थी कि वीट एक बंडल है। मैं वीट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ, तो देखो यही लिख भी रहा है कि द बिल्ड टूल फॉर द वेब। अब देखो, हम लोग रिएक्ट का ट्रेडिशनल मेथड जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप, जो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी है, उससे हम लोग कर सकते थे। बट वो तरीका थोड़ा सा स्लो है। और हम लोग ने जैसे पिछली वीडियो में बात की थी कि हम लोग एक ऐसी चीज़ को प्रेफर करते हैं जो थोड़ी फास्ट हो। इसके लिए हम लोग वीट का यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं इसका ट्यूटोरियल देखूँ, इंस्टॉलेशन पार्ट देखूँ अगर मैं इस चीज़ का, तो देखो इसमें सारी चीज़ों को वो समझा रहा है। क्रिएटिंग अ रिएक्ट ऐप, तो देखो ये बहुत सारे अपने अपने चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं कि अच्छा ऐसे हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। बट हम लोग यूज़ करने वाले हैं वीट का। अब वीट क्या है? बिल्ड टूल है जो चीज़ों को थोड़ा फास्ट बना देता है। ठीक है, तो मैंने बताया था अब इसको इंस्टॉलेशन कैसे करें। तो डॉक्यूमेंटेशन, मैंने इसको कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रीड कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर चीज़ है ये। तो मतलब आपका आधा काम सॉल्व है, समझ लो। अगर नहीं कर पाते हैं तो उस सब चीज़ों के लिए हम लोग की वीडियो है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी। तो अब सबसे पहले जो गाइड सेक्शन है, मैं उस गाइड सेक्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ ये ओवरव्यू दे रहा है, ये कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं और ये सारी चीज़ें जिसका हम लोग से कोई भी लेन देन नहीं है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे ये बता रहा है कि ब्राउज़र सपोर्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है और चीज़ों को बहुत ही एफिशिएंटली कंप्लीट करता है, बहुत ही फास्ट बनाता है चीज़ों को। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छी खासी लिस्ट जो बताता है वो किस किस चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। मतलब वीट सिर्फ रिएक्ट की एप्लीकेशंस बनाने के लिए काम नहीं आ रहा है, वीट व्यू जेएस में काम आ रहा है, वीट प्रिएक्ट्स की एप्लीकेशन बनाने में काम आ रहा है, और वीट यहाँ तक कि पीएचपी फ्रेमवर्क जैसे लैरावेल वगैरह चीज़ों में भी वीट काम आ रहा है। तो इसका मतलब वीट एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपके फ्रंट एंड को फास्ट बना देता है। एक सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं कि वीट आपके फ्रंट एंड को बहुत ही ज़्यादा फास्ट बना देगा। मतलब वो फास्ट पहले से होते हैं, बट उसको इतनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है कि वो चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब वीट का जो मोटा माटा जो हिसाब था आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग रिएक्ट को कैसे सेटअप करें। देखो, इसमें सेटअप का तरीका सबका सेम ही होता है। कोई भी फ्रेमवर्क हो या कोई भी लाइब्रेरी हम लोग को यूज करना है, सबसे पहली कमांड हम लोग यही रन करेंगे, npm create vite @latest। ठीक है भैया, अब इसको कमांड रन कहाँ करें? देखो, सबसे इजीएस्ट तरीका बताता हूँ। करना क्या है, कहीं भी आपकी मन चाही जगह पे सबसे पहले एक ब्लैंक फोल्डर क्रिएट कर लो। अब ब्लैंक फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, बस राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू पे क्लिक करो, फोल्डर पे क्लिक कर दो, आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। नाम जो चाहे आप देना चाहें वो नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ नाम दे देता हूँ चाचा। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग को एक क्लैरिटी रहे कि नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होती है। ठीक है, अब क्या करें भैया, ये तो बहुत ही ईजी स्टेप था कि हाँ एक नया फोल्डर बना लो, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो बस इतना ही काम था। अब हम लोग इसको ओपन कर लेंगे अपने वीएस कोड पे। तो मैं इसको वीएस कोड पे अपने ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग ने अब तक दो काम किए। पहला, फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, बहुत सिंपल था। उसको वीएस कोड पे ओपन कर लिया। ठीक है, ठीक है भैया, मतलब अब तक तो यहाँ तक चीज़ें तो हम लोग की बहुत ही इजीली काम कर रही हैं। इतना काम तो हम लोग, बहुत ही बेसिक सा काम है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या करें? अब मैंने बताया कि सारे सेटअप के लिए हम लोग को यही कमांड रन करनी होती है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि कमांड को रन कहाँ करें। तो देखो, कमांड को रन करते हैं टर्मिनल के अंदर।
अब मैं सबसे ईजीएस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। कमांड को टर्मिनल के अंदर रन करते हैं, ठीक है। अब टर्मिनल कहाँ से लाएं? टर्मिनल हम लोग को पता है कि हाँ, एक विंडोज़ खोलते हैं ये, और इसमें हम लोग CMD को सर्च करते हैं और ओपन कर लेते हैं। बट यहाँ मैं ऐसे नहीं करूँगा। विजुअल स्टूडियो कोड हम लोग के लिए टर्मिनल को लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? अब देखो, टर्मिनल ओपन करने के लिए जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा। देखो टर्मिनल का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, और मैं यहाँ न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है भाई, मतलब एक टर्मिनल खुल गया। मतलब क्या वो कमांड मुझे यहाँ रन करनी होगी? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप बहुत ही फिलहाल अच्छे लेवल पे चीज़ों को सोच पा रहे हो, ठीक है। अब एक तरीका तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक किया, टर्मिनल पे गए, टर्मिनल ओपन कर लिया, ठीक है। एक और तरीका मैं बताता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। दूसरा तरीका है कंट्रोल प्लस बैक टिक। अब बैक टिक क्या है? एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की। अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखी है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी मैं इसको वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि प्रॉपरली एक क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें मैंने थियोरेटिकल चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा बात की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर कोड और सेटअप वाली वीडियो हो जाए, ठीक है। तो अब सेकंड मेथड क्या है? बैक टिक। एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की का यूज़ करना है, मतलब कंट्रोल दबा के रखना है, और कंट्रोल को बिना छोड़े बस एक बार एस्केप की के जस्ट नीचे वाली की, जिसको हम लोग बैक टिक कहते हैं, उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक किया, हम लोग का टर्मिनल यहाँ भी ओपन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को टर्मिनल ओपन करना तो आ गया भाई साहब, दो अलग अलग तरीके से। बहुत बढ़िया। अब करना क्या है? इस कमांड को मैं सिंपली कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ उस कमांड को मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इतना काम कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से आते हैं 2 रास्ते। एक रास्ता अच्छाई का, एक रास्ता बुराई का। हालांकि खैर ये मजाक कर रहा हूँ, यहाँ दोनों ही रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, जो आपको आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ों को चूज कर सकते हैं। जैसे 2 रास्ते क्या हैं? पहला रास्ता कि मैं स्पेस दे के कुछ भी नाम लिख दूं। मैं लिख देता हूँ चाची, ठीक है। मैंने क्या किया है? वीट@लेटेस्ट के बाद स्पेस दिया और उसके बाद चाची लिख दिया। अब देखो ये करेगा क्या। अब ये एक चीज़ करेगा कि जिस भी फोल्डर में आप हैं, आप किस फोल्डर में फिलहाल, देखो चाचा नाम के फोल्डर में, बट इसकी बात का भी विश्वास मत करो। आप यहाँ देखो, हमेशा टर्मिनल में अगर आप काम कर रहे हैं तो टर्मिनल की कमांड को देख के आपको पता करना पड़ता है कि कौन से फोल्डर में हैं आप। तो देखो यहाँ लिख रहा है कि सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर HP, उसके अंदर डेस्कटॉप पे है। हाँ, डेस्कटॉप पे हम लोग ने बनाया था, और किस नाम से बनाया था? चाचा नाम से बनाया था। तो इसका मतलब मैं चाचा वाले फोल्डर में हूँ, ठीक है। अब अगर मैं स्पेस दे के नाम दे रहा हूँ, स्पेस दे के अगर मैंने चाची लिख रखा है, तो वो करेगा क्या? इस चाचा वाले फोल्डर में एक नया फोल्डर क्रिएट करेगा, जिसका नाम होगा ऑब्वियसली चाची। और उसके अंदर जितना भी इंस्टॉलेशन वाला पार्ट था, जो भी रिएक्ट का इंस्टॉलेशन वाला पार्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें उस चाची नाम के फोल्डर में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। चलो पहले हम लोग ये मेथड को फॉलो करके देखते हैं। मैं एंटर करता हूँ। तो देखो मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछने वाला है, क्योंकि वीट का यही फायदा, ये सारी चीज़ों को सेटअप करके दे देगा टॉप नॉच लेवल पे। देखो अब फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने बोल रहा है। मैंने भी शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी फ्रेमवर्क हो, सबका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है। अब आपको जो फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना है बस उसको सिलेक्ट कर लो। इसमें हम लोग रिएक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं रिएक्ट पे आऊँगा और एंटर दबा दूंगा। बहुत बढ़िया। अब वो वेरिएंट की बात कर रहा है। ये टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट दोनों के वेरिएंट को बहुत ही इजीली सपोर्ट करता है और बहुत ही प्रॉपर लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करने वाले हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पाएंगे और सिंपली एंटर दबा देंगे, ठीक है। अब देखो ये एक थोड़ा नया चीज़ आई है, यूज़ रोल डाउन वीट। ये कुछ दिन पहले ही आया है। ये मुझे लग रहा है वीट कुछ चीज़ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, इसलिए वो ये सारी चीज़ों को बता रहा है। यूज़ रोल डाउन वीट एक्सपेरिमेंटल है, तो मैं कहता हूँ नो। अब देखो ये कमांड इन लोग ने बिल्कुल चेंज कर दी है। वो कह रहा है इंस्टॉल npm एंड स्टार्ट नाउ। देखो अगर मैं यस कर दूंगा, यहां से चीजें डायरेक्टली लाइव सर्वर पर जाके चली जाएंगी। यहां मैं यस करता हूं। नेक्स्ट वाला मेथड जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था 2 रास्ते जाते हैं, अब ये पहले रास्ते की बात कर रहे हैं। जब सेकंड मेथड देखेंगे तो मैं यहां उसमें नो करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं यस करता हूं। मैंने यस किया। देखो अब ये npm को इंस्टॉल करा। देखो अब यहाँ एक चाची नाम का फोल्डर बन चुका है। इसको मैं ओपन करूं तो देखो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुके हैं। अब वो फोल्डर्स का क्या काम है, वो ये जब दोनों मेथड्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं उन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर रहा है, लिख भी रहा है कि इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज विद npm। npm क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। मैंने पिछली वीडियो में इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बात की है।
मान लो ये एक एप्लीकेशन में ऐप्स की तरह, जैसे हम लोग के फ़ोन में एक प्ले स्टोर होता है जहाँ से हम लोग ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह npm भी होता है नोड जेएस के लिए। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, इसके अंदर मैं बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा और अपने डेवलपमेंट जर्नी को बहुत ही आसान बना दूंगा। अब देखो हुआ क्या है यहाँ, मैंने यस किया था कि बिल्कुल भाई npm इंस्टॉल कर लो और स्टार्ट कर देना। तो देखो इसने मुझे यहाँ एक लिंक दे दी है। हम लोग HTML में जब काम करते थे तो बहुत इजी था, ये गो लाइव सर्वर पे गो लाइव कर देते थे, अपना काम हो जाता था। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैं npm run dev कमांड चलाता हूँ, तो वो अब कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो यहाँ देखो इसने मुझे एक लिंक दे दी है, मैं सिंपली इस लिंक को कॉपी करता हूँ, या कंट्रोल प्लस क्लिक भी कर सकते हैं, बट वो मेरे दूसरे ब्राउज़र में खुलता है, मैं चाहता हूँ मेरा ब्रेव ब्राउज़र में ही ओपन हो। तो मैं इस पर क्लिक किया, इस यूआरएल को पेस्ट किया और सिंपली मैं एंटर दबा दूंगा। एंटर दबा देने के बाद ही देखो हम लोग का वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट था वो सेटअप हो चुका है प्रॉपरली, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो बटन की काउंट भी बढ़ती रहेगी, मतलब हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो एकदम प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया इंस्टॉलेशन था। अब देखो सर्वर बंद करना है, HTML में बड़ा इजी था, गो लाइव को यहाँ से बंद कर सकते थे, या तो अपनों ने ब्राउजर बंद कर दिया, सॉरी VS कोड बंद कर दिया। यहाँ मुझे अगर सर्वर बंद करना है, मैं टर्मिनल पे क्लिक करूंगा और सिंपली कंट्रोल सी दबा दूंगा। कंट्रोल और सी दबाने से देखो सर्वर बंद हो गया, देखो वापस से फोल्डर का नाम लिख के आ गया। अब मैं कहता हूँ मुझे वो सर्वर वापस स्टार्ट करना होता तो तब मैं क्या करूंगा, तब यहाँ बहुत ही बेसिक कमांड है npm run dev। ये कमांड है बेसिक कमांड npm run dev, मतलब जब भी आप अपने लैपटॉप या पीसी को बंद करेंगे, वापस से अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे, आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी। बट अब देखना यहाँ एक प्रॉब्लम होने वाली है, मैं एंटर दबाऊंगा ये रन नहीं करेगा, तो उसने मुझे बहुत सारे एरर्स दे दी। क्यों एरर दे दी, बहुत ध्यान से देखो। ये अभी फिलहाल कौन सा फोल्डर खुला हुआ है, ये चाचा वाला फोल्डर खुला हुआ है, और चाचा वाले फोल्डर में तो ये इंस्टॉलेशन पार्ट था ही नहीं, वो तो इस चाची वाले फोल्डर के अंदर था। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको इस VS कोड के फोल्डर को देखने की उस पर मत निर्भर रहना, आपको टर्मिनल पे फोल्डर्स देखना आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि चाची पे कैसे जाएं, तो बहुत ही बेसिक कमांड है टर्मिनल की, CD। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। हम लोग टर्मिनल्स के या CMD की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टरी को फोल्डर्स कहते हैं। मैं बोलता हूँ चेंज डायरेक्टरी मतलब चेंज फोल्डर स्पेस नाम। अब देखो चाची नाम है तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। चाची का कुछ आगे के शब्द लिखे मैंने, आगे कुछ लेटर्स लिखे और टैब दबा दिया। टैब दबाते देखो वो अपने आप ही पूरा फिल कर देगा उसको। अगर आपका यही फोल्डर है तो आप एंटर दबा दीजिए। अब देखो कि यूज़र के अंदर HP, उसके अंदर डेस्कटॉप, उसके अंदर चाचा और चाचा के अंदर चाची हैं। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ रन करूँ npm run dev और सिंपली एंटर दबा दूं, तो देखो अब वापस से वो यूआरएल हम लोग को मिल चुका है। अब मैं जाऊं तो यहाँ मेरा अब भी रीलोड होने के बाद वापस एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, इतना काम हम लोग का बहुत ही इजीली हम लोग को समझ में आ गया। तो पहला वे हम लोग को समझ में आ गया कि एक फोल्डर के अंदर अगर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल सर्वर बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ और एक और नया फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बना लिया, तो इसमें लिख देता हूँ दादा। ठीक है, मतलब नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे अपने ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका क्या कह रहा हूँ कि देखो, मैं कह रहा हूँ कि यार ये बहुत गलत तरीका है कि एक फोल्डर है उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो रहा है, जिससे मुझे थोड़ा टर्मिनल्स में वो CD वाले कमांड्स और ये सारे कमांड्स को भी देखना पड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने एक ब्लैंक फोल्डर बनाया है, क्यों ना सारी इंस्टॉलेशन उसी में हो जाए। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो जी हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो टर्मिनल ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक टिक। अब ये मत बोलना मैं तो वहाँ 3 डॉट पे गया ही नहीं, मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, याद करो कंट्रोल और बैक टिक, एस्केप की जस्ट नीचे वाली की। ठीक है, तो मैं इसमें अपना पहली कमांड, सेम कमांड जो हम लोग को यहाँ वेबसाइट पे दिख रही थी, ये रही npm create vite @latest, कॉपी करता हूँ, यहाँ मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ से थोड़ा चेंज होगा। अब तक मैं कर क्या रहा था, मैं स्पेस दे के नाम दे रहा था, यहाँ मैंने स्पेस दे के बस सिंपली डॉट लगा दिया है। डॉट का मतलब क्या होता है कि कोई फोल्डर वोल्डर मत क्रिएट करो, जिस भी फोल्डर में फिलहाल हो, जिस भी फोल्डर में टर्मिनल ओपन है, उसी फोल्डर में सारा इंस्टॉलेशन पार्ट कर दो। अभी देखो डेटा नाम का फोल्डर ओपन है,
मैं एंटर करता हूँ तो इसमें ये सारा इंस्टॉलेशन पार्ट इसी फोल्डर के अंदर वो करना स्टार्ट कर देगा। फ्रेमवर्क पूछ रहा है सेम चीज़, मैं बोलता हूँ रिएक्ट होगी। वेरिएंट पूछ रहा है, मैं बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट होगा। यूज रोल डाउन, मैं कहता हूँ नहीं मुझे लेटेस्ट चाहिए। अब देखो यहाँ मैं चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जो अपना ट्रेडिशनल मेथड था जो इस अपडेट के पहले वाला था, उसमें ऐसा कमांड नहीं होता था। तो अगर मैं यस किया तो हम लोग ने देख लिया यस करने पे वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर रहा है और चीज़ों को रन करवा दे रहा है, मतलब गो लाइव की तरह उसको एक लाइव सर्वर पे शुरू कर दे रहा है। अगर मैं नो कर दूं तो मुझे ये कमांड्स अपने आप रन करवाने पड़ेंगे, तो मैं नो करता हूँ। अब देखो, पर ऐसा नहीं है कि इसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये मुझे कह रहा है कि देखो, डन नाउ रन npm इंस्टॉल एंड npm रन डेफ, मतलब एक एक करके ये कमांड को मैं रन करवा सकता हूँ। कि npm इंस्टॉल कर रहा हूँ मतलब मैं नोड पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। देखो, अब या तो मैं npm इंस्टॉल लिख दूँ या तो मैं npm i लिख दूँ, दोनों ही सेम काम करते हैं। अब मैं अगर एंटर करूँ तो देखो अब चेंज क्या होगा, देखना इस फोल्डर्स को ध्यान से देखते रहो। npm i करने के बाद या npm इंस्टॉल करने के बाद चेंजेस क्या आते हैं, बहुत ही छोटा सा चेंज आएगा पर बहुत ही मेजर चेंज होता है वो। उसी के बेसिस पे हम लोग की पूरी वेबसाइट जो है वो रन करेगी, कह सकते हैं पूरा ऐप जो है वो रन कर रहा होगा। तो इंस्टॉलेशन में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो या थोड़ा टाइम लगे, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। ठीक है, देखो जैसे ही इंस्टॉल हो गया, इसने एक नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। बहुत बढ़िया। अब सेकंड कमांड वो क्या कह रहा था, npm रन dev। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ npm रन dev। अब मैं अगर एंटर कर दूं तो देखो हम लोग का अब ये लोकल होस्ट 5173 पे रन कर रहा है। अब मैं अगर जाके देखूं रिफ्रेश करूं तो देखो इसने ऑटोमेटिकली नाम चेंज कर लिया कि भाई दादा नाम से है ये तो। ठीक है, मतलब हम लोग का काम बहुत ही बेहतरीन चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेटअप तो देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता होगी तो आपको आगे आने वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि देखो, वेबसाइट का लॉजिक तो वही है जो हम लोग एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे थे। बट रिएक्ट थोड़ा टफ कब हो जाता है, जब आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते हैं, आपको पता नहीं है चीज़ों को ब्रेक डाउन कैसे करना है। वो चीज़ अगर आपको एक बार समझ में आ गई, रिएक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले एक एक करके फोल्डर्स की बात करते हैं। पहला फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स नाम का। अब देखो, एक अगर भाई टू भाई मैं अगर एक चीज़ आपको बताऊं, नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में आप कभी भी जाके कोई भी चेंज या कभी भी जाके कोई फाइल्स को छुएंगे तक नहीं, कभी कोई काम ही नहीं आने वाला है। बट ऐसा नहीं है वो कोई काम का नहीं है, वही सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर भी है कह सकते हैं। अब देखो, जो भी पैकेजेस मैं इंस्टॉल करूंगा वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कहाँ होंगी, जाके npm में, मतलब नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर। नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस वीट ऐप में या इस रिएक्ट में यूज़ हो रही हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। इसमें जो भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं हम लोग, वो चीज़ें यहाँ आके बैठ जाती हैं, मतलब कह लो यहाँ आके बैठ जाएंगी। इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे उसको, कह लो रेफरेंस उसका लेके अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहला पैकेज मुझे लगता है हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो जब वो पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो उस केस में हम लोग को और ज़्यादा यूज़ केस क्लियर हो जाएगा इसका। बट फिलहाल इतना समझो, नोड मॉड्यूल्स में आपका कोई काम नहीं होता है, ना आप कभी उसमें जाके देखेंगे, ना आप जाके कभी उसमें चेंज करेंगे। तो इसकी टेंशन मत लो कि ये इतना बड़ा फोल्डर है इसमें क्या करना होगा, ये वो कोई फर्क नहीं है, इसमें हम लोग कभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड फोल्डर, पब्लिक फोल्डर। अब देखो, इसके अंदर वो सारी चीज़ें, देखो इसमें एक एसवीजी रखी हुई है, मतलब आप कहेंगे कि ये कुछ इमेजेस से रिलेटेड है। जी हाँ बिल्कुल, ये इमेजेस से रिलेटेड है, बट ऐसी इमेज जो डायरेक्टली इस एच टी एम एल फाइल से कनेक्टेड है। बोलेंगे एच टी एम एल फाइल से, मतलब इसमें तो सारी चीज़ें वही हो रही हैं। अब देखो चीज़ें इसमें होती क्या है ना, इसमें चीज़ें कंपोनेंट बेस्ड बनती हैं। एच टी एम एल अपना रिएक्ट का पार्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ इसमें एक फैव आइकन यूज़ हो। देखो मैं टर्मिनल यहाँ अगर बंद भी कर दूँ तब भी ये कमांड रन कर रही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ एक फैव आइकन लगा है, मतलब यहाँ मैंने एक वीट की एसवीजी बताई, एक आइकन बता रहा हूँ। तो देखो आइकन यहाँ ऊपर दिख रहा है मुझे। जब ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे सीधा एच में यूज़ करनी है, उन सारी फाइल्स को या उन सारी फोटोज़ को, उन सारी एसवीजीज को मैं पब्लिक वाले फोल्डर में रखता हूँ। मतलब जिसका रिएक्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है।
वो सारी चीज़ों को मैं पब्लिक में रखूँगा। अगर अब चीज़ें सेंस मुझे लगता है थोड़ी सी कर रही होंगी, थोड़ी सी नहीं भी कर रही होंगी, बट ट्रस्ट मी, यही प्रोसेस है। शुरू में आपको चीज़ों को बस समझते हुए चलना है कि अगर रिएक्ट की को जो जो भी कोड होगा रिएक्ट वाला, वो वाली जो चीज़ें होंगी वो मैं इसमें नहीं सेव कराऊंगा। मैं चाहता हूँ, मैंने रिएक्ट का एक कंपोनेंट बनाया, उस कंपोनेंट के अंदर एक इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ, वो इमेज को मैं कभी भी इस पब्लिक फोल्डर में नहीं रखूंगा। ठीक है, अब मैंने कंपोनेंट टर्म यूज़ किया। हो सकता है कुछ लोग बहुत पहली बार ये नया नया शुरू कर रहे हो रिएक्ट, उनके लिए कंपोनेंट चीज़ें समझना थोड़ा टफ हो रहा होगा, बट अभी फिलहाल के लिए मान के चलो कंपोनेंट मतलब एक वेबसाइट का हिस्सा। मान लो एक बटन है, बटन के अंदर मुझे इमेज यूज़ करना है। मान लो बटन के अंदर मुझे एक इमेज यूज़ करना है, बटन एक कंपोनेंट है, तो अगर उस बटन के अंदर मुझे इमेज यूज़ करना है तो वो इमेज को मैं यहाँ नहीं स्टोर करूँगा। तो बोलेंगे आप कहाँ स्टोर करेंगे, अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समय दे दो मुझे बस। देखो इसके बाद आता है एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर को मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। क्यों? इसके पीछे भी बहुत ही मेजर रीज़न है, क्योंकि वही अपना असली प्लेग्राउंड है, वहीं हम लोग चीज़ों को काम करने वाले हैं। इसीलिए उसको मैं थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस करेंगे। इन पहले आगे वाले फाइल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गिट इग्नोर। अब गिटहब जो भी यूज़ करता है या जिसने सुना है उसके बारे में, तो ये गिट इग्नोर वही फाइल के लिए काम आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब गिटहब पे फाइल्स को अपलोड करूँ, मैं चाहता हूँ कुछ फाइल्स अपलोड ना हो, तो मुझे सिंपली यहाँ उस फाइल का नाम लिख देना होगा और वो फाइल गिटहब पे नहीं अपलोड होगी। एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता कि मुझे जो भी फाइल गिटहब पे नहीं अपलोड करनी है, उसका नाम मैं यहाँ लिख दूंगा और वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को इग्नोर कर देगा, इसीलिए उसका नाम भी गिट इग्नोर है। ठीक है, इसके बाद eslint.config.js, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल। कुछ छेड़खानी इसमें भी नहीं करनी है आपको, बट ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एरर्स आप अपने रिएक्ट के कोड लिखते वक्त आपको आपकी स्क्रीन पे शो होंगे, वो इसी फाइल की वजह से शो होंगे। मतलब ये रिएक्ट के सिंटैक्स रूल्स को लेके आ रहा है, ये प्रोग्रामिंग के रूल्स को लेके आ रहा है, चीज़ों को कैसे कंपाइल करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें इस eslint.config.js में लिखी हुई हैं। मतलब कह लो रूल्स लिखा हुआ है। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो हम लोग को आपकी स्क्रीन पे एक एरर शो होगा, और वो एरर इसी फाइल की वजह से शो होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद index.html। अभी इसको तो कौन नहीं जानता है, इसके बिना तो एक वेब पेज या एक वेबसाइट बनाना नामुमकिन है। तो देखो एक बेसिक से बॉयलर प्लेट कोड लिखा हुआ है, जिसमें स्क्रिप्ट टैग से हम लोगों ने चीज़ों को लिंक भी कर रखा है। अब देखो टाइप मॉड्यूल यूज़ कर रहा है। हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट रिफ्रेशर पार्ट 2 में पढ़ा था कि मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला काम हम लोग कर सकते हैं। तो मतलब इसमें भी कुछ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा होगा। ठीक है, चलो इतनी चीज़ हम लोग को समझ में आई। और एसआरसी में मतलब हम लोगों ने एक फाइल लिंक कर रखी है, जिसको मैंने दे रखा है पाथ /src/main.jsx। मतलब एसआरसी के अंदर एक main.jsx नाम की फाइल होगी, वो इसको मैंने लिंक कर रखा है। ठीक है, इतना पार्ट तो हम लोग को पता है, ये तो जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, आगे पैकेज लॉग जेसन और पैकेज जेसन। अब देखो ये चीज़ें क्या होती है ना, ये हम लोग का मान लो मेटा डेटाज हैं। इन दोनों फाइल्स में आपकी डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, आपकी डेव डिपेंडेंसीज कौन सी हैं, आपके पैकेजेस कौन से हैं, आपके पैकेजेस का नाम क्या है, और तो और जो हम लोग कमांड रन कर रहे थे npm रन डेव, ये सारे कमांड्स भी इन्हीं फाइल्स की वजह से रन कर रही हैं। अगर आपके फाइल में, आपके फोल्डर्स में ये फाइल नहीं होंगी, तो npm रन डेव जैसे कमांड आपके बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे। इसलिए ये फाइल का होना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी फाइल को या आपके प्रोजेक्ट को रन करवाने में मदद करती हैं। ठीक है, readme.md, तो ये भी हम लोग का गिटहब का ही पार्ट है। एक रीडमी फाइल होती है जो हम लोग बेसिकली डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं कि अपना प्रोजेक्ट किस बारे में है, कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। लास्ट वीट.config.js, ये बेसिकली वीट की कॉन्फ़िगरेशन है। ईएस लिंट जो थी वो रिएक्ट जेएस की थी कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे रूल्स होने चाहिए। वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस क्या है, ये अपने चीज़ों को लाता है कि वीट जो मैं हो गया था ना, वीट बहुत फास्ट बना देता है। वो सारे जो रूल्स हैं वो इसके अंदर हैं। देखो प्लगइन्स के अंदर रिएक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो बता रहा है कि अच्छा मैंने रिएक्ट फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया था, तो यहाँ प्लगइन्स पर रिएक्ट लिख किया है। आगे जाकर जब हम लोग टेलविंड इंप्लीमेंट करना सीखेंगे तो प्लगइन्स में टेलविंड को भी इंक्लूड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर खेल खेल रहा हूँगा। ठीक है, बहुत इजीली सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आता है मेन फोल्डर, जिसका नाम है एसआरसी। अपने आप में बहुत सारी चीज़ें इसमें। ठीक है, पहला
एसेट नाम का फोल्डर, देखो इसमें भी एक एसवीजी सेव है। तो अब आप एक गेस कर सकते हैं कि अगर पब्लिक में मुझे इमेजेस या एसवीजीज को नहीं स्टोर करना था, जो मुझे कंपोनेंट में यूज़ करने थे, मतलब जो बटन में जो मुझे इमेज यूज़ करनी थी, अगर मैं पब्लिक में नहीं स्टोर करता तो मैं कहाँ स्टोर करता? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ये एसेट्स वाला फोल्डर ही है जिसके अंदर मैं उन सारी चीज़ों को सेव कर रहा हूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर जो मुझे कंपोनेंट में यूज़ करना है वो चीज़ों को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, यहाँ स्टोर करूँगा। ठीक है, इसके बाद ऐप डॉट सी एस एस, इसको तो कौन नहीं जानता, सी एस एस फाइल है, इसमें बहुत सारी सी एस एस लिख रखी है। ठीक है, इंडेक्स डॉट सी एस एस, इसको भी कौन नहीं जानता है। ठीक है, बट यहाँ अब एक नया टर्म आ रहा है, ऐप डॉट जे एस एक्स। JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब देखो, मार्कअप लैंग्वेज से मुझे एक और चीज़ याद आती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो था अपना वेब पेज कैसे डिस्क्राइब कर रहा है वो बताएगा। यहाँ भी कुछ मार्कअप लैंग्वेज है, बट आगे जावास्क्रिप्ट भी है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों का मिक्सचर है, जावास्क्रिप्ट का भी और एक मार्कअप लैंग्वेज का भी। तो देखो, अगर मैं ऐप डॉट जे एस एक्स का कोड देखूँ तो देखो यहाँ एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें आप कहेंगे कि बिल्कुल ये तो एक जावास्क्रिप्ट कोड है, बट ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये एक HTML एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब कि JSX का मतलब ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है और जो अपनी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उन दोनों को हम लोग एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये HTML नहीं है, ये HTML जैसा दिखने वाला कुछ चीज़ है। ठीक है, HTML नहीं है ये कन्वर्ट होता है HTML में, बट ये HTML नहीं है। HTML जैसे दिख रहा है, सारी चीज़ें हम जैसे HTML में काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे, बट ये HTML नहीं है, ये कन्वर्ट होता है HTML के अंदर, ये एक एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अब CSS वाली फाइल्स तो हम लोग को क्लियर है। ठीक है, देखो इसमें इंपोर्ट भी किया है, मैंने बताया था मॉड्यूल यूज़ किया, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ मैंने CSS फाइल को भी इंपोर्ट किया है, CSS को इसमें ऐसे लिंक करते हैं। अब वो लिंकिंग वाला पार्ट हम लोग इस पूरी वीडियो में देखेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट में देखेंगे। ठीक है, बट फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि इंपोर्ट यहाँ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, फिर आता है मेन डॉट जी एस एक्स। अब देखो मेन डॉट जे एस एक्स में क्या लिखा है, देखो यहाँ मुझे एक जावास्क्रिप्ट का कोड दिख रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड रूट। ठीक है, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखो यहाँ एक चीज़ लाइन लिखी है, रिएक्ट डैश डॉम स्लैश क्लाइंट। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी वर्चुअल डॉम के बारे में। तो अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि वो वर्चुअल डॉम क्रिएट कैसे हो रहा है। तो जी बिल्कुल, ये वही एक लाइन है जहाँ से हम लोग को वर्चुअल डॉम क्रिएट करने की पावर मिल रही है। वो कहता है कि क्रिएट रूट करो, मतलब एक नया वर्चुअल डॉम क्रिएट करो। किसके बेसिस पे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी, अब ये तो एक HTML का पार्ट है, तो मैं फटाक से HTML में जाता हूँ। देखो यहाँ एक रूट नाम का एक डिव बना हुआ है जिसकी आईडी रूट है। तो अब बिल्कुल अब ये चीज़ें सेंस कर रही हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी क्या है, रूट है। तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, HTML एलिमेंट है। ठीक है, तो ये HTML फाइल है। ठीक है, उसमें क्या है पार्ट करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी बोल रहा है, मतलब आईडी से कोई चीज़ को गेट करना है। तो देखो आईडी ये है और इसकी आईडी क्या है, रूट है। मतलब ये मुझे यहाँ मिल रहा है, देखो कनेक्शन समझो। इंडेक्स में मैंने स्क्रिप्ट फाइल में मेन डॉट जेएसएक्स को लिंक किया था, तो यहाँ जब उसका पावर जो है वो यहाँ यूज़ हो सकती है। और रूट के अंदर रेंडर कर देना मतलब बेसिकली शो करवा देना स्ट्रिक्ट मोड के अंदर ऐप को। अब ये ऐप का और स्ट्रिक्ट मोड क्या है, देखो स्ट्रिक्ट मोड तो रिएक्ट दे रहा है, बेसिकली कह लो ये डिबगिंग के लिए काम आ रहा है। तो उस केस में हम लोग स्ट्रिक्ट मोड को यूज़ करते हैं। ऐप क्या है, तो ऐप देखो कह रहा है इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप डॉट जे एस एक्स। अब ये ऐप डॉट जे एस एक्स क्या है, तो ऐप डॉट जे एस एक्स देखते हैं, तो ये तो फंक्शन वाला कोड था। तो मतलब हो क्या रहा है, देखो फ्लो समझते हैं कि इंडेक्स फाइल थी, इंडेक्स में मेन को लिंक किया गया था, तो मुझे लगता है कि मेन शो होना चाहिए था। बट मेन ने क्या बोला, मुझे मत शो करवाओ, जो भी चीज़ें ऐप में लिखी हैं उन चीज़ों को रेंडर करवा दो, मतलब उन चीज़ों को शो करवा दो। टेक्निकली जो फाइल हम लोग की शो हो रही है वो कौन सी फाइल शो हो रही है, ऐप डॉट जे एस एक्स। देखो इसका प्रूफ भी बताता हूँ। जो हम लोग का आउटपुट है, इस पर देखो एक लोगो यहाँ बना हुआ है, दो लोगोज बने हुए हैं, यहाँ लिखा है वीट प्लस रिएक्ट। अगर मैं कोड पे देखूँ तो देखो यहाँ एक इमेज यूज़ हो रही है जिसमें लिखा है वीट लोगो। वीट लोगो कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने इंपोर्ट किया है एसवीजी को। ठीक है, उसके नीचे H1 में लिखा है वीट प्लस रिएक्ट। उसके नीचे एक बटन है जिसमें लिखा है काउंट इज काउंट। अभी सिंटेक्स कैसे ये वर्क कर रहा है ये तो आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में ही पता चलेगा।
ठीक है। तो यहाँ और भी चीज़ें लिखी हैं, एडिट src/app, तो देखो ये तो सेम चीज़ लिखी है। इसका मतलब एक चीज़ हम लोग को प्रूफ हो चुकी है, जो app.jsx है वही चीज़ हम लोग को स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ कुछ चेंज करूँ तो क्या वहाँ भी चेंज हो जाएगा? तो बिल्कुल चेंज होगा। कोड की पाठशाला प्लस रिएक्ट। अब आउटपुट देखते हैं, तो देखो आउटपुट में भी वो चीज़ें वर्क कर रही हैं प्रॉपरली, रियल टाइम पे चीज़ें अपडेट हो रही हैं। बस मेरा ऑटो सेव ऑन है, इसीलिए मुझे बार बार कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोगों को ऑन करना है तो ऑन कर लीजिएगा, वरना सेव करते रहिएगा जैसी आपको इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो इतना पार्ट मैंने कर लिया। तो अब हम लोग को इस वीडियो में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर है क्या, और मेन चीज़ काम कहाँ से आ रही है, कि इंडेक्स में मेन फाइल लिंक है, और मेन कहता है कि इंडेक्स वाली फाइल में जो भी चीज़ शो करवाना है वो कहाँ से उठा लेना, app.jsx से। अगर आपको इतना मतलब क्लियर हुआ है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से अब तक समझ रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब आगे आने वाली चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने इसमें सीखी और समझी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस प्लेलिस्ट को जितने लोगों के साथ शेयर कर पाओ उतने लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये रिएक्ट की जो प्लेलिस्ट है अभी स्टार्ट हुई है। जितने लोग यहाँ जुड़ेंगे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि मैं और भी वीडियोस लाऊं, और भी ज़्यादा मेहनत करूं इस चीज़ों के ऊपर। तो उस चीज़ों के लिए बस आपको थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो सपोर्ट दीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स कैसे बिल्ड करते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, और हम लोग अपना पहला कंपोनेंट बना रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोड करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।